नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रीति और आइए सुबह 9 बजे की खबरों की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। मसर्रत आलम और सैयद अली शाह गिलानी नजरबंद, पुलवामा की रैली पर भी रोक, केंद्र की चेतावनी के बाद राज्य सरकार ने की कार्रवाई। किसानों को कम दर पर ब्याज की नई योजना की तैयारी, आरबीआई केंद्र सरकार के सुझाव पर कर रहा है विचार, जून के बाद हो सकता है ऐलान। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय गृह मंत्री ने लिया बेमौसम बारिश से हुई फसलों के नुकसान का जायजा, दिल्ली सरकार का 36 करोड़ रुपए मुआवजे का ऐलान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 दिन के विदेश दौरे के बाद आज लौटेंगे स्वदेश, कनाडा के फंड मैनेजरों से बुनियादी ढांचे में निवेश की अपील। आईएमएफ और विश्व बैंक की आज से वॉशिंगटन में बैठक, ग्लोबल आर्थिक हालात के सुधार पर चर्चा, वित्त मंत्री अरुण जेटली होंगे शामिल। कनाडा दौरे के आखिरी पड़ाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैंकूवर पहुंचे। इससे पहले नरेंद्र मोदी ने कनाडा के प्रधानमंत्री हार्पर के साथ टोरंटो में एयर इंडिया मेमोरियल का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने 1985 में कनिष्क विमान विस्फोट में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। नरेंद्र मोदी ने टोरंटो में कनाडियाई फंड मैनेजरों और कारोबारियों से मुलाकात करके भारत के बुनियादी ढांचे में निवेश का न्योता दिया। 9 दिन के 3 देशों के दौरे के बाद प्रधानमंत्री आज स्वदेश लौट आएंगे। कनाडा दौरे के आखिरी दिन वैंकूवर एयरपोर्ट पर कनाडाई प्रधानमंत्री स्टीफन हार्पर ने नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। वैंकूवर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खालसा दीवान गुरुद्वारा गए। उनके साथ कनाडाई प्रधानमंत्री भी मौजूद थे। इस मौके पर नरेंद्र मोदी ने कनाडा में रह रहे भारतीयों की विकास में योगदान को लेकर सराहना की। आज पूरे कनाडा में अगर भारत का सम्मान है तो यहाँ रहने वाले आप सब भारतीयों के कारण है, आप लोगों के कारण है। Whether Canadian Sikhs were born here or came directly from India, all have contributed greatly to Canada's cultural richness and economic strength. इससे पहले गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोरंटो में कनाडा के पेंशन फंड मैनेजर्स और बैंकर्स के साथ बैठक की। बैठक के दौरान स्टीफन हार्पर भी मौजूद रहे। मोदी ने पेंशन फंड मैनेजर से भारत के बुनियादी ढांचे में निवेश करने की अपील की। कनाडा के निवेशकों ने कहा कि भारत के साथ कारोबार करने की मांग बहुत तेजी से बढ़ी है और हमारी सूची में भारत पहले नंबर पर है। टोरंटो में नरेंद्र मोदी ने कनाडा के लिबरल पार्टी के विपक्ष के नेता जस्टिन ट्रूडेव के साथ मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय मसलों पर बातचीत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोरंटो में एयर इंडिया मेमोरियल का दौरा किया। उन्होंने 1985 में कनिष्क विमान विस्फोट में मारे गए 329 लोगों को श्रद्धांजलि दी। आतंकवाद के खिलाफ कड़ा संदेश देते हुए मोदी कनाडा के अपने समकक्ष स्टीफन हार्पर के साथ स्मारक पहुंचे। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोरंटो में भारतीय समुदाय को भी संबोधित किया। उन्होंने प्रवासी भारतीयों से भारत के विकास में योगदान करने की अपील की। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ में लेख लिखा है। टाइम मैगजीन में छपे लेख में ओबामा ने मोदी की तारीफ करते हुए उन्हें भारत का रिफॉर्मर इन चीफ करार दिया है। ओबामा के मुताबिक मोदी का भारत में गरीबी हटाने पर जोर है और डिजिटल इंडिया के जरिए वो भारत को आधुनिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओबामा का शुक्रिया अदा किया। ओबामा ने ये लेख दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली शख्सियतों की लिस्ट निकालने के मौके पर लिखा है। केंद्र सरकार के सख्त रुख के बाद राज्य सरकार ने मसर्रत आलम और सैयद अली शाह गिलानी को नजरबंद कर दिया है। ये दोनों अलगाववादी नेता आज पुलवामा के ट्राल कस्बे में होने वाली एक रैली में भाग लेने वाले थे। केंद्र ने अलगाववादी नेताओं की रैली के मामले में गहरी नाराजगी जाहिर की थी। बीजेपी, शिवसेना और यूथ कांग्रेस ने इस अलगाववादी गतिविधियों के खिलाफ देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन किया। हुर्रियत के अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी ने बुधवार को श्रीनगर के बाहरी इलाके में रैली के दौरान एक जनसभा की। इसमें पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाए गए। ये नारे हाल ही में जेल से रिहा हुए मसर्रत आलम और उसके समर्थकों ने लगाए। केंद्र सरकार इससे बेहद नाराज है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार रात ही मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद से फोन पर बात की और अलगाववादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जी से बात हुई और उनसे मैंने इस संबंध में प्रभावी कदम उठाने के लिए कहा है, प्रभावी कार्रवाई करने के लिए मैंने उनसे। गिलानी के 3 महीने बाद दिल्ली से लौटने के मौके पर ये रैली श्रीनगर के हवाई अड्डे से उनके हैदरपुरा स्थित आवास तक निकाली गई। गिलानी को 5 साल बाद राज्य सरकार की ओर से जनसभा की मंजूरी मिली थी।
लेकिन अब इसी मामले पर राज्य की पीडीपी बीजेपी की सरकार घिरती नजर आ रही है। बुधवार रात ही गिलानी और मसर्रत के अलावा कई अन्य अलगाववादी नेताओं के खिलाफ इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई। मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद ने कहा कि कानून अपना काम करेगा। कोई सजा मिल सकता है जम्मू कश्मीर मुझे मालूम नहीं, अकॉर्डिंग टू लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। इन अलगाववादियों पर बीजेपी सहित विभिन्न दलों ने नाराजगी जताई है और जम्मू सहित देश के कई हिस्सों में उन्होंने प्रदर्शन किया। मशरद आलम पाकिस्तान का एजेंट है, ये मशरद आलम राष्ट्रद्रोही है, ये मशरद आलम हिंदुस्तान का घोर विरोधी है। अगर आप उसको छोड़ेंगे तो फिर एक बार पाकिस्तान प्रो पाकिस्तान मूवमेंट वहां चलेगी। This kind of a imaginary wrestling is disgusting. It is anti-national, it is anti-India, and it cannot fool the people anymore. जम्मू कश्मीर में बीजेपी पीडीपी के साथ गठबंधन की सरकार में शामिल है। सरकार गठन के तुरंत बाद ही मसर्रत आलम की जेल से रिहाई हुई थी और उस वक्त भी बीजेपी ने नाराजगी जाहिर की थी। मसर्रत की 2010 में घाटी में हुए हिंसक प्रदर्शनों में बड़ी भूमिका थी, जिसमें 100 से ज्यादा लोग मारे गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी करीब 2 महीने के बाद अवकाश के बाद कल दिल्ली लौट आए। राहुल गांधी की छुट्टी देश भर में चर्चा का विषय बनी हुई थी। हालांकि कांग्रेस नेतृत्व की कमान सौंपने की खबरों के बीच राहुल गांधी की गैर मौजूदगी ने कई सवाल भी खड़े किए हैं। 56 दिनों की लंबी और गुमनाम छुट्टी के बाद कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी गुरुवार दोपहर 12 बजे अपने तुगलक लेन स्थित आवास पर पहुंचे। आत्मचिंतन से लौटे राहुल का उनके समर्थकों ने पटाखों के साथ स्वागत किया। राहुल गांधी के आने के उसमें हमने बम पटाखे जले, खुशी मनाई है। पूरे देश में कार्यकर्ता खुश हैं। राहुल गांधी आए हैं, कांग्रेस में एक नई ऊर्जा लेके आएंगे और 19 तारीख की रैली में मजबूती से स्टेज पाएंगे, इस सरकार का विरोध करेंगे। राहुल 23 फरवरी को शुरू हुए संसद के बजट सत्र के ठीक पहले अवकाश पर चले गए थे। पार्टी की ओर से अभी तक उनके अवकाश के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन राहुल गांधी के इस लंबे अवकाश को लेकर विपक्षी दल सवाल जरूर खड़े कर रहे हैं। I can only tell the people that in this 57-day, Prime Minister Modi and his entire team and every leader and worker of the BJP was working tirelessly to serve the people of India. We did not take even one day holiday. These 56 days we have put to good use to serve the people. The rest is for the people to decide whether they want holiday makers or they want workers. जब राहुल गांधी दिल्ली में थे तो कोई देश का फायदा नहीं था, जैसा देश था वैसा ही रहा। और अब वापस आए हैं 50 साल के बाद, तो भी देश आगे नहीं जाएगा, क्योंकि देश का भवितव्य आप गांधी परिवार से नहीं जुड़ा है, वो मोदी सरकार से जुड़ा है। लेकिन कांग्रेस नेताओं ने पार्टी उपाध्यक्ष का जोरदार बचाव किया है। We had informed the people that he has gone for a sabbatical, he has gone to introspect. So is this the problem of others? He is back and I have no doubt that he will be not only taking proactive measures but also with dynamism and with commitment provide leadership. अप्रैल में ही बेंगलुरु में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का अधिवेशन संभावित था। पार्टी सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी भूमि अधिग्रहण के मामले पर 19 अप्रैल को दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली रैली में शिरकत करेंगे। इसके लिए वो अगले 2 दिन तक किसान संगठनों के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात करेंगे। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। बीजेपी का मित्र संगठन स्वदेशी जागरण मंच भूमि अधिग्रहण कानून में बदलाव के खिलाफ 5 मई को धरना देगा। हालांकि बीजेपी और सरकार का कहना है कि विरोध की वजह से भूमि अधिग्रहण कानून में बदलाव का फैसला बदला नहीं जाएगा। भूमि अधिग्रहण कानून में बदलाव के विरोध की योजना बनाने के लिए स्वदेशी जागरण मंच ने गुरुवार को नई दिल्ली में बैठक की। इस बैठक में 5 मई को जंतर मंतर पर एक धरना करने का फैसला किया गया है। स्वदेशी जागरण मंच के इस धरने में कई किसान संगठन भी शामिल हो सकते हैं। स्वदेशी जागरण मंच आरएसएस का संगठन है। सरकार का कहना है कि भूमि अधिग्रहण के मसले पर सरकार की समझ स्पष्ट है और किसी धरने से उसके फैसले पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर उनको ये लगता है कि वो ये रैली करके किसानों के हक के बहुत बड़े अलमबरदार और बहुत बड़े हितैषी बन करके उभरेंगे, तो ये उनकी गलतफहमी है। उनका ये सारा के सारा एक्शन किसानों के खिलाफ है, किसानों के विकास के खिलाफ है, किसानों के हितों के खिलाफ है। जहाँ तक सवाल है कानून का, कानून के बारे में हम पूरी तरह से उन पर चर्चा करने को तैयार हैं। पार्लियामेंट में आप चर्चा करिए। आपको लगता है कोई अमेंडमेंट लाना है, आप अमेंडमेंट लाइए।
सूत्रों के अनुसार आरएसएस के कई संगठन मानते हैं कि भूमि अधिग्रहण के मुद्दे पर पर्याप्त बहस नहीं की गई है। उधर कांग्रेस पार्टी की भी 19 अप्रैल को इस मुद्दे पर दिल्ली में एक बड़ी किसान रैली की तैयारी है। कांग्रेस और बाकी विपक्ष के विरोध को सरकार बेमानी बता रही है। सरकार का कहना है कि दरअसल विपक्ष इस मसले पर बहस से भाग रहा है। ये देश जो है लोकतांत्रिक देश है, किसी को किसी मुद्दे पर कोई उसका विरोध है, मुखालफत है, तो वो बात करे, चर्चा करे, विरोध करे, लेकिन आप विरोध के माध्यम से देश के विकास की गाड़ी को नहीं रोक सकते। ये हमारा कमिटमेंट है। भूमि अधिग्रहण कानून में बदलाव से जुड़ा संशोधन विधेयक लोकसभा में पास हो चुका है, लेकिन राज्यसभा में सरकार इसे अभी तक पेश नहीं कर पाई है। श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी। चीनी उत्पादक राज्यों ने केंद्र सरकार से चीनी पर आयात शुल्क 25 से बढ़ाकर 40% करने की मांग की है। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान के साथ हुई बैठक में 13 चीनी उत्पादक राज्यों के प्रतिनिधियों ने ये मांगे रखी। रामविलास पासवान ने कहा कि राज्य सरकारों को बकाया गन्ना रकम की अदायगी को आसान बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार चीनी उद्योग की वित्तीय समस्याओं से भी वाकिफ है। इस मौके पर राज्य सरकारों ने केंद्र सरकारों को चीनी का एक बफर स्टॉक करने, मिलों के आधुनिकीकरण, चीनी विकास कोष से ऋण मुहैया कराने समेत कई सुझाव दिए। केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह, कृषि राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान और महिला और बाल विकास मंत्री मेनका संजय गांधी भी इस बैठक में मौजूद थे। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश के बदायूं और सहारनपुर का दौरा करके फसलों को हुए नुकसान का जायजा लिया। केंद्रीय गृह मंत्री ने बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से पीड़ित किसानों को हर मुमकिन मदद का भरोसा दिलाया। उन्होंने राज्य सरकार से आपदा राहत कोष के तहत दिए गए 506 करोड़ रुपए को पीड़ित किसानों के बीच तत्काल बांटने का निर्देश दिया। केंद्रीय गृह मंत्री ने किसानों की आत्महत्या पर गहरी चिंता जताई। राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री भी किसानों की समस्याओं को लेकर चिंतित है। उन्होंने कहा कि जिन किसानों की 33% फसल बर्बाद हुई है, उन्हें पूरा मुआवजा दिया जाएगा। दिल्ली सरकार ने बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से पीड़ित किसानों को मुआवजा देने के लिए 36 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। अनुमान के मुताबिक दिल्ली में कुल 19,000 एकड़ जमीन में फसलों को नुकसान पहुंचा है और 30 से 40,000 किसानों को मुआवजा दिए जाने की उम्मीद है। 11 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल ने बेमौसम बारिश से पीड़ित किसानों को 20,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से मुआवजा देने का ऐलान किया था। भारतीय रिजर्व बैंक किसानों के लिए ब्याज में राहत देने के लिए एक नई योजना पर काम कर रहा है। कल जारी अधिसूचना में केंद्रीय बैंक ने कहा कि वो सरकार के सुझाव के मुताबिक इस योजना को ज्यादा असरदार बनाने के लिए सभी विकल्पों पर गौर कर रहा है। आरबीआई ने बैंकों से कहा कि वो 30 जून तक ब्याज में राहत वाली मौजूदा योजना को ही लागू रखें। नई योजना को अंतिम रूप देने में कुछ वक्त लग सकता है। पिछले वित्त वर्ष में कुछ शर्तों के साथ प्रति किसान 3 लाख रुपए तक की फसल से जुड़ी छोटी अवधि के कर्ज के ब्याज पर 2% की सब्सिडी दी गई। इसके अलावा जल्द ऋण चुकता करने वाले किसानों को 3% की अतिरिक्त सब्सिडी दिए जाने का भी प्रावधान था। आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उन्हें कुछ दिन पहले ईमेल पर धमकी मिली थी। इसके बाद आरबीआई अधिकारियों ने मुंबई पुलिस की अपराध शाखा को इसकी जानकारी दी। महाराष्ट्र सरकार के मुताबिक शिकायत मिलने पर आरबीआई गवर्नर की सुरक्षा बढ़ाने का फैसला किया गया। हालांकि ईमेल की बारीकियों की जानकारी नहीं मिली है। साइबर अपराध शाखा इस मामले की जांच कर रही है और ईमेल के स्रोत की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। और अब बने रहे हमारे साथ। फिलहाल हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द लौटेंगे। पंजाब की मिट्टी का खालिस रंग, सहजता और सरलता है मिजाज में। स्ट्रगल को मैंने इतना ज्यादा एंजॉय किया। मैं किसी के भी घर में जाता था, कभी नहीं भी अच्छी तरह रहते थे, उस माहौल को बहुत एंजॉय करते थे। जिनकी आवाज से झूमा बॉलीवुड भी और जहां सूफियाना कलाम की है चाशनी भी। मिलिए शख्सियत में जसबीर जस्सी से, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। आई थिंक मेरी आंखों में उन्हें एक सच्चाई देखी होगी और कहा होगा कि ये
she means business. She doesn't mean nonsense. लो तुमसे मिले हम, सब दिल के मिटे हम, खुश हो के मोहब्बत ने किया दिल में बसेरा। लो तुमसे मिले। मैंने इसके बाल बनाए। So he's like my friend. क्या बात है हजूर। और ये चलाया भी इनको मैंने ही है, और हर एक पपेट की आवाज मैंने की। बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को है भी या नहीं? मैं हूँ कामिनी कौशल, आइए मुझसे मिलिए प्रोग्राम गुफ्तगू में, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। भारत ने गुरुवार को ओडिशा के बालासोर टेस्ट फायरिंग रेंज से परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम अग्नि 3 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। 3000 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक सतह से सतह पर मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल का परीक्षण कल सुबह 9:55 पर किया गया। डीआरडीओ के अधिकारियों के मुताबिक अग्नि 3 सीरीज का ये तीसरा परीक्षण है। 17 मीटर लंबी इस मिसाइल का व्यास 2 मीटर है, जबकि इसका वजन करीब 50 टन है। मिसाइल 1.5 टन तक आयुध ले जाने में सक्षम है। सेना में शामिल की जा चुकी ये मिसाइल अत्याधुनिक तकनीक से लैस है। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि भारत 9 से 10% की विकास दर हासिल कर सकता है। वॉशिंगटन में भारत अमेरिका रिश्तों पर एक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि देश की बड़ी युवा आबादी के लिए तेज विकास जरूरी है। धीमा विकास दर से भारत इस चुनौती का सामना नहीं कर पाएगा। अरुण जेटली ने कहा कि भारत में कुछ को छोड़कर सभी क्षेत्र विदेशी निवेश के लिए खोल दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि नई सरकार का जोर ढांचागत परियोजनाओं और विनिर्माण क्षेत्र पर है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की बैठक में हिस्सा लेने के लिए अरुण जेटली फिलहाल अमेरिका में हैं। आईएमएफ विश्व बैंक की आज से 3 दिवसीय बैठक वॉशिंगटन में शुरू हो रही है। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। उनके साथ रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन और वित्त मंत्रालय के दूसरे बड़े अधिकारी भी शामिल होंगे। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भारत जैसी उभरती हुई अर्थव्यवस्था के तेजी से विकास पर जोर दिया है। दिल्ली में रोड रेज की घटनाएं कई बार देखी गई हैं, जिसमें सड़क पर हिंसा में कई बार लोगों की जान तक चली जाती है। संसद की गृह संबंधी स्थायी समिति ने भी रोड रेज की घटनाओं को रोकने के लिए कई सुझाव दिए हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस ने अभी तक इन पर अमल नहीं किया है। दिल्ली पुलिस के कंट्रोल रूम में रोड रेज की रोजाना करीब 10-12 कॉल दर्ज की जाती है। रोड रेज महानगरों की बढ़ती हुई समस्या के तौर पर पहचानी गई है। फरवरी 2014 में वेंकैया नायडू की अध्यक्षता वाली संसद की गृह मामलों की स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट में बढ़ती रोड रेज की घटनाओं पर चिंता जताई थी, लेकिन दिल्ली पुलिस इन सिफारिशों को लेकर उदासीन नजर आती है। रोड रेस के कई कारण बन रहे हैं, तो अभी स्टैंडिंग कमेटी की भी रिपोर्ट है और मैं समझता हूं कि पुलिस को भी ट्रैफिक व्यवस्था वगैरह जो थोड़ी ठीक करनी चाहिए। पुलिस की ट्रैफिक व्यवस्था तो कुछ है ही नहीं, आप ये समझिए, मतलब चल रहा है, ऐसी मुझे कुछ प्लानिंग नजर नहीं आती। स्थायी समिति के सुझाव के मुताबिक शराब के नशे में गाड़ी चलाने वालों पर सख्त कार्रवाई हो, चालकों को शिक्षित करने के लिए उचित कदम उठाए जाएं और मानव व्यवहार को लेकर एक वैज्ञानिक स्टडी हो, ताकि रोड रेस के पीछे की वजहों और उसके हल को तलाशा जा सके। मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि रोड रेस की घटनाओं के पीछे सबसे बड़ा कारण बिगड़ी हुई ट्रैफिक व्यवस्था है, जिससे लोग परेशान होकर उत्तेजित होते हैं। जब आपको जल्दी होती है, हाथ से समय निकल रहा है और बहुत अधिक रोड ब्लॉक्स हैं, यानी आप सही लेन पे होने के बावजूद भी समय पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो एक प्रकार की कुंठा, एक प्रकार का गुस्सा मन में पनपता है। दिल्ली जैसे महानगरों की सड़कों पर बेतहाशा गति से बढ़ते ट्रैफिक ने रोड रेस की घटनाओं को बढ़ाया है। जाहिर है ट्रैफिक का कुशल प्रबंधन इसे रोकने के लिए बेहद जरूरी है। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। देश के कई हिस्सों में रेल का सफर भी इको फ्रेंडली होने वाला है। जनवरी में देश की पहली सीएनजी ट्रेन की शुरुआत से इन उम्मीदों को बल मिला है। राज्यसभा सांसद वंदना चौहान के सवाल के जवाब में सरकार ने बताया कि ईंधन की बचत के लिए अनुसंधान में भी निवेश किया जा रहा है, जो कि सप्ताह में 6 दिन चलेगी। देश की ये पहली सीएनजी ट्रेन 13 जनवरी को जब पटरी पर आई तो रेलवे की उम्मीदों को भी रास्ता मिला। हरियाणा के रेवाड़ी से रोहतक के बीच चलने वाली इस सीएनजी DMU ट्रेन का सफर अभी तक सफल रहा है। रेलवे के मुताबिक पर्यावरण और आर्थिक बचत को ध्यान में रखते हुए सरकार नए विकल्प तलाश रही है।
CNG LNG फ्यूल का इस्तेमाल एक डेवलपमेंटल फेज स्टेज पे है। हम लोग उसको रिसर्च कर रहे हैं और ट्रायल कर रहे हैं उसके, और हमने कुछ डेमो ट्रेन्स में CNG मिक्स करके चलाए भी हैं और चल भी रहा है। तो उम्मीद है हम इस पे और हमारी रिसर्च जारी रहेगी कि इन दोनों फ्यूल्स का इस्तेमाल करके हम अपना ट्रैक्शन कैसे कर सकें। हालांकि इस ट्रेन में डीजल और CNG पावर कार दोनों हैं, क्योंकि स्टार्ट होने के लिए डीजल की जरूरत है, जिसके बाद इसे CNG से चलाया जाता है। जानकारों के मुताबिक CNG ट्रेनें बढ़ाने के लिए नए संसाधनों पर जोर देना होगा। जो प्रायोगिक स्तर से बात हटके एक कमर्शियल स्तर पे बात आती है तो उसके बाद हम और आगे बढ़ा पाएंगे। समस्या इसमें बात ये उठती है कि इस समय ये रे करीब 1000 किलोमीटर चल सकता है। 400 kg का इसमें ईंधन रहता है, गैस इंजन रहती है, तो उसके बाद इसको भरने की आवश्यकता पड़ती है। तो या तो हमें मोबाइल वैन्स ऐसी बनानी पड़ेंगी जहाँ पे गैस की फ्यूलिंग करी जा सके। एनीथिंग दैट कैन ब्रिंग डाउन द कंजम्पशन ऑफ डीजल or even electricity. I think the electricity is the most costly fuel that is being used. If these can be reduced by alternative sources, it will be helpful for the railways. CNG ट्रेनों के अलावा रेलवे LNG के इस्तेमाल पर भी शोध कर रहा है। साथ ही ईंधन क्षमता बढ़ाने पर भी रिसर्च जारी है। नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री सूर्य बहादुर थापा का गुरुवार को गुड़गांव के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। 87 साल के थापा कैंसर से पीड़ित थे। उन्हें 29 मार्च को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। थापा 5 बार नेपाल के प्रधानमंत्री बने। थापा ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत 1950 से की थी। 1958 में वो पहली बार असेंबली के लिए चुने गए थे। उन्हें एडवाइजरी काउंसिल का चेयरमैन बनाया गया था। 1959 में वो उच्च सदन के लिए चुने गए। उनका अंतिम संस्कार शुक्रवार को राजधानी काठमांडू में होगा। थापा के निधन पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा दुख जताया है। यमन में सऊदी अरब की अगुवाई वाली गठबंधन सेना की तरफ से हवाई हमले लगातार जारी हैं। गठबंधन सेना के प्रवक्ता ने बताया कि गुरुवार को यमन के मध्य शहर ताइज में भारी बमबारी की गई। इस बीच यमन के नवनियुक्त उपराष्ट्रपति खालिद बहा ने कहा है कि अदन में विस्तृत संघर्ष विराम के बिना किसी तरह की शांति वार्ता नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि सभी समस्याओं के हल और शांति वार्ता के लिए अदन में संघर्ष विराम बहुत अहम है। दूसरी तरफ संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों से नाराज हूथी विद्रोही समर्थकों ने यमन की राजधानी सना में रैली निकाली। तो पाकिस्तान ने कहा है कि वो यमन पर सुरक्षा परिषद के उस प्रस्ताव को लागू करने में मदद के लिए तैयार है जिसमें यमन के हूथी विद्रोहियों को हथियारों की आपूर्ति को प्रतिबंधित करने की बात की गई है। इटली पुलिस ने नौका से 12 प्रवासियों को समुद्र में फेंकने के आरोप में 15 लोगों को गिरफ्तार किया है। सभी आरोपियों को सिसिली के पालेर्मो शहर में गिरफ्तार किया गया। माना जा रहा है कि ये सभी प्रवासी घाना और नाइजीरिया के थे और उनकी मौत हो गई है। गिरफ्तार संदिग्ध आइवरी कोस्ट, सेनेगल, माली और गिनी के उन 105 प्रवासियों में शामिल थे जो मंगलवार को लीबिया से एक बोट में सवार हुए थे। इस बीच दूसरी घटना में लीबिया से प्रवासियों को लेकर आ रहे एक जहाज की डूबने से 40 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। हाल के दिनों में भूमध्य सागर पार करने की कोशिश कर रहे करीब 10,000 प्रवासियों को बचाया गया है। इटली ने इस संकट से निपटने के लिए यूरोपीय संघ से मदद मांगी है। बात खेल जगत से जुड़ी। भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल एक बार फिर रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंच गई हैं। गुरुवार को विश्व बैडमिंटन संघ की तरफ से जारी सूची में पिछले हफ्ते नंबर 1 रही चीन की ली शुरुई तीसरे पायदान पर खिसक गई। इस महीने की शुरुआत में इंडियन ओपन सुपर सीरीज जीतकर साइना नंबर 1 बनी थी, लेकिन मलेशिया ओपन के सेमीफाइनल में हार के बाद दूसरे स्थान पर खिसक गई थी। साइना बैडमिंटन के शीर्ष पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं। हड़प्पा सभ्यता की खास बातों को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय संग्रहालय खासी मेहनत कर रहा है। दिल्ली के संग्रहालय में हड़प्पा सभ्यता से जुड़े सभी तथ्यों की एक कड़ी में पिरोया गया है। आइए आपको दिखाते हैं संग्रहालय की कुछ खास झलकियां। यदि आप इतिहास के छात्र हैं या फिर इतिहास के कुछ अनछुए पहलुओं से रूबरू होना चाहते हैं तो दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। हड़प्पा सभ्यता की रहस्य की परतें एक के बाद एक खुलती चली जाती हैं। इस गैलरी को देखिए। हड़प्पा सभ्यता के लोगों की जीवन शैली, उनके कामकाज के तरीके और जिंदगी से जुड़े अलग अलग पहलू करीने से यहाँ सजे हैं। और मोहनजोदाड़ो से मिली कांसे की बनी ये नृत्य की
यूं लगता है मानो एक पल के लिए हड़प्पा संस्कृति जीवित हो उठी हो। At that time, his history was not established. A script was not deciphered. So we put this phase especially in protohistoric period. Protohistoric period means this which has history, but we don't know anything about that era. इस गैलरी की एक और खासियत है, एक महिला का ये कंकाल, जिसे हरियाणा के राखी गढ़ी से खोजा गया है। कुछ इसी तरह के कंकाल मिस्र से भी खोजे जा चुके हैं, जहां मरने वाले के साथ खाने का कुछ सामान और कुछ बर्तन दफनाने की परंपरा थी। इसके अलावा खुदाई के दौरान हड़प्पा काल में हल चलाते ये बैल, हाथी, चीते, गेंडे और मगरमच्छ की मूर्तियां भी मिली हैं, जिन्हें इस संग्रहालय में पूरी एहतियात के साथ रखा गया है। खुदाई में जले हुए गेहूं के अवशेष भी मिले हैं, जो किसी अन्न भंडार में लगी आग की ओर संकेत करते हैं। मेरे को यहाँ पे सबसे अच्छा किचन यूटेंसिल्स लगे कि वो हम लोग आज से बहुत साल पहले इनमें खाना बनाते थे। आज के आदि मानव जो पहले थे और आज का आधुनिक मानव है, इन दोनों में पुरानी सभ्यता को देखते हुए हमें बहुत अच्छा गर्व होता है। कांस्य युग कही जाने वाली हड़प्पा सभ्यता 3300 से 1300 BC के बीच स्थापित हुई थी। ये भारत से पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक फैली हुई थी। इस सभ्यता को मिस्र और मेसोपोटामिया के साथ दुनिया की 3 सबसे शुरुआती सभ्यताओं में शुमार किया जाता है। सिंधु नदी के किनारे बसी होने की वजह से ही इसे सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया गया। स्मृति रस्तोगी, राज्यसभा टीवी। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। मसरत आलम गिरफ्तार, गिलानी नजरबंद। पुलवामा की रैली पर भी रोक, केंद्र की चेतावनी के बाद राज्य सरकार ने की कार्रवाई। किसानों को कम दर पर ब्याज की नई योजना की तैयारी, आरबीआई केंद्र सरकार के सुझाव पर कर रहा है विचार, जून के बाद हो सकता है ऐलान। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय गृह मंत्री ने लिया बेमौसम बारिश से हुई फसलों के नुकसान का जायजा, दिल्ली सरकार का 36 करोड़ रुपए मुआवजे का ऐलान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 दिन के विदेश दौरे के बाद आज लौटेंगे स्वदेश, कनाडा के फंड मैनेजरों से बुनियादी ढांचे में निवेश की अपील। आईएमएफ और विश्व बैंक की आज से वॉशिंगटन में बैठक, ग्लोबल आर्थिक हालात के सुधार पर चर्चा, वित्त मंत्री अरुण जेटली होंगे शामिल।